नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित 100 बेड अस्पताल में आज आईएमए और एमसीजी गुलबर्गा द्वारा एक दिवसीय ब्रेस्ट कैंसर कैंप। सदन पर लगा बाबा साहब का पुतला, ऐतिहासिक कीर्तिमान, विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा। सीएम बोम्मे का कहना है कि कर्नाटक सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार उन सीटों के लिए लाइन लगा रहे हैं जो वर्तमान में पार्टी के पास नहीं है। चिलुम के रवि कुमार को 2017 में अवैध रूप से मतदाता डेटा एकत्र करते हुए पकड़ा गया था। किसी के पैर में लगी गोली तो कोई खिड़की से कूदा। 26/11 की उस खौफनाक रात की कहानी जब बंदूक लिए लोगों को मारते रहे आतंकी। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद कितना बदला भारत का संविधान, 2014 से 22 के बीच हुए संशोधन। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित 100 बेड अस्पताल में आज आईएमए और एमसीजी गुलबर्गा द्वारा एक दिवसीय ब्रेस्ट कैंसर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गुलबर्गा सहित बीदर के डॉक्टरों ने लगभग 70 से 75 महिलाओं का कैंसर स्क्रीनिंग किया। कुछ महिलाओं को आगे के टेस्ट करवाने की सलाह दी। इस अवसर पर डॉक्टर सहारण प्रकाश हत्ती ने केपी न्यूज से बात करते हुए कैंप के बारे में बताया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज इधर एमसीजी हॉस्पिटल गुलबर्गा और आईएमए बीदर के एसोसिएशन में आज हमने एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप किया था। अब ये स्क्रीनिंग कैंप क्या होता है कि स्क्रीनिंग का मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन को हम जांच पड़ताल करके एग्जामिन करके कुछ कैंसर का आशंका है क्या ये समझने का जरूरी है। अभी ये यूजुअली हम इधर फीमेल कैंसर का स्क्रीनिंग किए थे। वो कॉमनली मेजॉरिटी फीमेल्स में 40 to 45% कैंसर जो होते हैं वो होते हैं या तो ब्रेस्ट छाती जो बोलते हैं उसका, या फिर बच्चेदानी का जो बाहर का हिस्सा रहता है, सर्विक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो रहता है। वो ये चीज क्या है, जल्दी अगर पता नहीं चलेंगे तो आगे जाके ज्यादा होके उनको उनके जान पे भी आ जाता है। इसके लिए हम कैंसर स्क्रीनिंग में उनको इनिशियल स्टेज में पकड़ के उसी में अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरा क्योर कर सकते हैं। तो क्या हमको ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट में छाती में गांठी अगर है, किसी को गांठी दिख रहा है तो उसका इलाज जांच पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी गांठी कैंसर का होने का चांसेस रहता है। ये मेन चीज। अगर हम यहाँ इधर स्कैनिंग में क्या कैंप में क्या करते हैं, ये हमारा स्कैनिंग मशीन है, उसमें जो है वो गांठी हाथ को नहीं लगता है तो भी पता चल जाता है। तो मतलब स्टेज 1 से भी पहले स्टेज 0 में भी पता चल सकता है। और दूसरी चीज जो यूट्रस का जो हम कैंसर का बोल रहे थे, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो महीना होता है उसके बाद में जब वो स्टॉप होता है 45-50 ईयर्स के बाद, 45-50 साल के बाद में वो फिर से अगर वैसा होता है लाल जाना या व्हाइट डिस्चार्ज जाना, वैसा जाना होता है तो वो एक कैंसर का पहला चिन्ह रह सकता है। हम सभी ने सड़कों के बीचों बीच सरकारी जगहों पर विभिन्न हलकों में महात्मा की मूर्तियों को स्थापित होते हुए देखा है, लेकिन घर की छत पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा का निर्माण एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यह बात बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशेमपुर ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय बौद्ध महासभा बीदर और सुमेधा बोधि बुद्ध विहार वालाडोडी व संयुक्ताश्रय शनिवार को बीदर तालुका के वालाडोडी गांव बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले का अनावरण करते हुए कहा कि वालाडोडी में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा एक ऐतिहासिक प्रतिमा है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने खर्चे पर घर पर प्रतिमा स्थापित की गई है। इस अवसर पर गांव के लोगों को विधायक ने संबोधित किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इडी विश्वदल्ले ಯಾವುದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂಗೀಕಾರ ದಿವಸ ಇದೆ. ಅದರ ಕರಡು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಇದೆ. ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के नेहरू स्टेडियम में किया गया। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने समापन समारोह में बोलते हुए कहा कि विजडम शिक्षा संस्थान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलों को भी महत्व देकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन मोहम्मद आसिफुद्दीन ने कहा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए खेल आयोजन किया गया। विधायक रहीम खान शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर ने भी बात की। इस मौके पर कर्नाटक राज्योत्सव अवार्डी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलबीर सिंह का अभिनंदन किया गया। विभिन्न व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में विजय रहे विद्यार्थियों एवं समूह प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणा पत्र का हिस्सा था। सीएम बोम्मई के अनुसार राज्य सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में गठित विभिन्न समितियों पर विचार कर रही है, ताकि इस पर निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। शुक्रवार को शिवमोगा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना समानता और बंधुत्व की बात करती है। उन्होंने कहा, हम दीनदयाल उपाध्याय के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। देश और राज्य स्तर पर एक गंभीर विचार चल रहा है। इसे लागू करने का भी इरादा है। यह तब होगा जब सही समय आएगा। कांग्रेस के टिकट पर 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया के अंत में, जिसे पार्टी ने जल्द ही शुरू किया था, अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि जिन सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मौजूदा विधायकों ने आवेदन दायर किया है, वहां कोई प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार नहीं है। इसके बजाय सबसे अधिक संख्या में आवेदन उन सीटों के लिए आए हैं जहां वर्तमान में विधानसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। खासकर उत्तरी कर्नाटक में अगले साल राज्य में 224 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्राप्त 1350 आवेदनों का एक त्वरित विश्लेषण 21 नवंबर को आवेदनों की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद से पता चला है कि सभी मौजूदा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता आवेदन प्रक्रिया से परिचित कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आवेदन दायर किया है। उत्तर कर्नाटक में बीजापुर सिटी सीट के लिए अधिकतम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भाजपा विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से 27 आवेदकों ने टिकट मांगा है। कर्नाटक के बीदर क्षेत्र में औराद सीट के लिए आवेदकों की एक बड़ी संख्या है 25, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और वर्तमान में भाजपा सरकार में पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिन्होंने गोहत्या बिल अभियान चलाया। कर्नाटक मतदाता डेटा धोखाधड़ी के सरगना रवि कुमार कृष्णप्पा जब पुलिस हिरासत में हैं। 2017 में अवैध मतदाता डेटा संग्रह के एक ऐसे ही मामले में कानून के साथ गंभीर रूप से उलझे हुए थे। रवि कुमार पर अवैध रूप से मतदाता डेटा एकत्र करने के दौरान उत्तरी बेंगलुरु के बयातारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों द्वारा पकड़े जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि चिलुम ट्रस्ट में उनके साथ काम करने वाले कई अन्य लोगों को भी बुक किया गया था। काम करने का तरीका एक ही था, नकली सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग करना, घर घर जाकर सर्वेक्षण करना और मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना। वे डेटा हासिल करने में मदद के लिए फर्जी सरकारी आदेश का भी इस्तेमाल कर रहे थे। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने एक बैठक बुलाई, जिसमें छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के आवेदनों को परेशानी मुक्त तरीके से भरने में सक्षम बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रत्येक प्री यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में
छात्रों को बिना गलती किए सीटी आवेदन भरने की सलाह देने के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नागेश के अनुसार कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के पास उपलब्ध जानकारी के साथ स्टूडेंट्स अचीवमेंट ट्रेनिंग सिस्टम पर उपलब्ध एसएसएलसी स्तर की जानकारी को एकत्रित करने की योजना है। प्राधिकरण छात्रों को आवश्यक जानकारी के बारे में सूचित करेगा और 2 शिक्षा विभाग एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में काम करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। देश पर 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसे अब 14 साल का वक्त पूरा हो गया है। लोगों के जहन में भले ही हमले की यादें धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन जो इसके शिकार बने वो आज तक उस भयानक मंजर को नहीं भूल पाए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के वक्त देविका रोटावन 9 साल और 11 महीने की थी। वह अभी भी न्याय की तलाश में है। उन्हें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अंधाधुंधा गोलाबारी के दौरान दाएं पैर पर गोली लगी थी। उनका कहना है, कई बार मैं जब दौड़ती हूँ और ठंड होती है तो ये दुखता है, ये मुझे भूलने नहीं दे रहा है। रोटावन हमले के दौरान बेहोश हो गई थी और लेकिन उससे पहले उन्होंने एक आदमी को बंदूक लिए खड़े देखा था जो 20 फीट से भी कम दूरी पर था। जब उन्हें होश आया तब वह सेंट जॉर्ज अस्पताल में थी। उनकी सर्जरी की गई और कुछ समय तक बैसाखी का सहारा भी लेना पड़ा। जून 2009 में उन्हें कसाब की पहचान के लिए आर्थर रोड जेल की विशेष अदालत में ले जाया गया। उनका कहना है, मैं विटनेस स्टैंड में थी और कस्बा जज के पास बैठा था। मैं उस पर बैसाखी फेंकना चाहती थी या गोली मारना चाहती थी। 21 नवंबर 2012 में कसाब को फांसी दे दी गई, लेकिन रोटावन का मानना है कि पूरा न्याय तभी होगा जब हमले के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। वह कहती है, अभी तक न्याय नहीं हुआ है और इसीलिए मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन और फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। उन्होंने कहा, दुनिया भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती है कि वह अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, आज वही देश पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है।
बता दें, आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की तारीख काफी खास है। इसी दिन गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे भारत ने संविधान को अंगीकार किया था, यानी इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी। यही वजह है कि आज के दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अपने देश के संविधान को हमने 73 साल पहले 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। भारत के संविधान की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अब तक इसमें 105 संशोधन किए जा चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं इस चुनाव में 2002 गुजरात दंगों की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शुक्रवार को 2002 के दंगों पर दिए गए एक बयान पर विवाद हो रहा है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल अमित शाह कल गुजरात के नाडियाद खेड़ा में एक जनसभा के दौरान कहा कि अशांति फैलाने वालों को 2002 में सबक सिखाया गया था और तब जाकर राज्य में स्थायी शांति कायम हुई। अमित शाह के इस बयान पर जोहापुरा में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वह यह था कि बिल्किस के रेपिस्ट को आप मुक्त कराएंगे। आपने जो सबक सिखाया था वह यह था कि आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान जाफरी के हत्यारों को रिहा करेंगे। आपने हमें यह भी सिखाया कि एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा। आपकी कौन सी सीख हम याद रखेंगे। ओवैसी ने कहा, याद रखिए, सत्ता की कुर्सी सबसे छीनी जाती है। सत्ता के नशे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सबक सिखाया। अमित शाह साहब, आपने क्या सबक सिखाए कि दिल्ली में दंगे हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमलों के 14 साल पुराने होने पर कहा कि आतंकवादी हमलों की साजिश में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जयशंकर ने हमले की 14वीं बरसी पर ट्वीट किया, आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। आज 26/11 के दिन पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर इसके हमला पीड़ितों को याद कर रही है। जिन लोगों ने इन हमलों की साजिश रची, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों के दुख को याद रखें और आतंकवादियों को सजा दिलाने के प्रयासों में जुटे रहें। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संक्षिप्त वीडियो में कहा कि जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत इसे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, हम कभी समझौता नहीं करेंगे और न्याय सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ेंगे। नेपाली कांग्रेस के नेता विनोद चौधरी ने प्रतिनिधि सभा के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज की है। नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें पश्चिम नवलपरासी की जनता ने चुन लिया है। चौधरी ने अपने टिकटतम प्रतिद्वंदी हृदयेश त्रिपाठी को 7,178 वोटों के अंतर से मात दी है। प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने के तुरंत बाद चौधरी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए एक रैली का आयोजन किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अभिनेता विक्रम गोखले का निधन। हम दिल दे चुके सनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कर चुके हैं काम। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप 2022। मजबूत इंग्लैंड को अमेरिका ने ड्रॉ पर रोका। अब ईरान के साथ होगा यूएसए का नॉट आउट मैच। आखिर में समाचार बाजार के। हीरो मोटोकॉर्प दिसंबर से मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में करेगी बड़ा बदलाव। अब खरीदने के लिए देने होंगे अधिक रुपए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित 100 बेड अस्पताल में आज IMA और MCG गुलबर्गा द्वारा एक दिवसीय ब्रेस्ट कैंसर कैंप। सदन पर लगा बाबा साहब का पुतला ऐतिहासिक कीर्तिमान, विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा। सीएम बोम्मे का कहना है कि कर्नाटक सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार उन सीटों के लिए लाइन लगा रहे हैं जो वर्तमान में पार्टी के पास नहीं है। चिलुम के रवि कुमार को 2017 में अवैध रूप से मतदाता डेटा एकत्र करते हुए पकड़ा गया था। किसी के पैर में लगी गोली तो कोई खिड़की से कूदा। 26/11 की उस खौफनाक रात की कहानी जब बंदूक लिए लोगों को मारते रहे आतंकी। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद कितना बदला भारत का संविधान। 2014 से 22 के बीच हुए संशोधन।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।